हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th का हिस्ट्री देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है। उपनिवेशवाद और देहात को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं इसमें, और 2 लेक्चर के अंतर्गत आप लोग काफी कुछ इसमें देख चुके, पढ़ चुके हैं। तो हम जमींदारी संबंधित व्यवस्थाओं को, इन चीजों को हमने पढ़ा, गौर करा, ठीक है, और हमने देख लिया। ठीक, भुगतान, राजस्व इत्यादि को क्लियर है अच्छे से। कल हमने देखा कि भाई क्या कुछ है और कैसे नीलामी होती है, क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे, देख चुके थे। एक बार देख लीजिए। अब देखिए, शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल के औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदार और अभिलेखागार तथा जिलों के स्थानीय अभिलेख को सावधानी पूर्वक जांच की। कह रहे जो लोग लिख रहे थे उस समय उन्होंने हर चीज को पढ़ा, अभिलेख को पढ़ा, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़ा, गांव में गए, स्थानीय लोगों से बातचीत की, उसी के आधार पर लिखा। उससे पता चला कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाली कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने के पर तुली हुई है। ये कैसी थी जो 5वीं रिपोर्ट आई कि जो जो कंपनी है उसका कुप्रशासन कैसा है, उसी पर आधारित थी पूरी रिपोर्ट। क्लियर है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं था। कंपनी किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है, ये लंदन ने रिपोर्ट भेजी थी कंपनी के खिलाफ और करने पर तुली हुई है। 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदार सत्ता के पतन के वर्णन, अंतरजातीय और जिस पर पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खेते खोते जा रहे हैं उसके बारे में भी बड़ा चढ़ा कहा गया। क्या तुमने क्या कर रहा है, जो लोग आपका ट्रेडिशन जमींदार है आप उनकी जमींदारी छीन लोग छोड़ रहे हैं, उनकी खू रही है, क्या कर रहे हो तुम, उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा। जैसा कि हमने देखा कि जमींदार नीलामियां की जाती थी, तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत सारे कम मामले विस्थापित होते थे। कुछ भी किया, जमींदारी की और हर तरीके से उसको रोक लेते थे, अपने हिसाब से ही वो काम करते थे। क्लियर है, इस तरीके से। अब आया 5वीं रिपोर्ट का दूसरा संस्करण, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलाम के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है। राजस्व समय पर नहीं वसूला जा सकता, काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी से बचने के लिए रखी जाती हैं। स्थानीय बस 1203 में 1796 में विज्ञापन जमीन पर निर्धारित राशि इतने रुपए सिक्के थी, वह वास्तव में इतने रुपए में बेची गई और इतने रुपए की जमा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय तमुदार द्वारा सन 1797-98 में 266,191 रुपए सिक्के जमा किए गए, जिसके पर विज्ञापन जारी था और इतने सिक्के की जमीन बेची गई और क्रय शक्ति इतने रुपए सिक्के थी। बकायादारों को, कुछ देशों को, बहुत सारे पुराने परिवार में से थे। नदियां, राजशाही, बिशनपुर, सभी बंगाल के जिले आदि के राजा साल दर साल उनकी जागीरदारी को टूट जाने से और बिगड़ती जा रही थी। गरीब और बदहाल का सामना करना पड़ रहा था। सार्वजनिक निर्धारण की राशि यथावत रही और राजस्व अधिकार का भी काफी कठिनाइयां उठी। तो ये रिपोर्ट में उसको दर्शाया गया कि क्या स्थिति रही। कुदाला और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीन से हटाकर सूखे आंचलों और स्थायी कृषि के क्षेत्र पर हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। बंगाल की जमीन हटा दो, स्थायी पर हटा दो, अब चल रहे हैं झूम पर। और झूम कृषि आप जानते हैं कहाँ होती है, जहां पर जनजातीय क्षेत्र है, खासकर जहां पर उत्तर पूर्व राज्य और कुछ ऐसे आपका क्षेत्र जहां पर जो आपके तटीय राज्यों में भी जहां पर आपकी जनजातियां निवास कर। अब वहां पर हम बढ़ रहे हैं, उन परिवर्तन को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के
बाहर की ओर विकसित होंगे। इसे राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड, जंगल और चारगाह की अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण से इस क्षेत्र के भीतर आपके तरह तरह के झगड़े और झंझट कैसे उत्पन्न हुए, इन सभी को हम लोग देखेंगे। राजमहल की पहाड़ियों में आप देखते हैं, राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में बुकान ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसने वर्णन किया कि पहाड़ियां में अभेद अभेद का मतलब होता है जिनको हम भेद नहीं पाए, जिनको जान ना पाए। ऐसा एक खतरनाक इलाका है जो बहुत कम यात्रा की जाने की हिम्मत थी। बुकान ने वहां भी गए और वहां के निवासियों के व्यवहार और शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति अधिकांश और बातचीत करने के लिए तैयार न थे। कई उदाहरणों से हमें अपने घर बार और गांव छोड़कर भागे थे। तो अलग अलग रूप में हमें जानकारी मिलती है कैसे लोगों ने वहां घर को छोड़ा, शिफ्ट किया, चेंज किया। इन सब की जानकारी भी हमको क्या है आपका देखने और जानने के लिए हमको मिल जाती। क्लियर है? ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकान के दौरान के प्रति इतने आशंकित थे क्योंकि बुकाना की पत्रिकाओं में 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों ने जो तरस खाने की हालत थी उसकी एक झलक मिली है। उन स्थानों के बारे में डायरी लिखी गई है जहां पर उन्होंने भ्रमण किया है, लोगों से मुलाकात की है और रीति रिवाज को देखा है। यह पत्रिका हमारे मानसिक के अनेक प्रश्न खड़ी करती है, किंतु यह हमेशा उत्तर देने में सहायक नहीं है। उनकी वजह से डायरी समय में केवल एक क्षण विशेष के बारे में बताती है, लोग और स्थानीय इसके लंबे इतिहास के बारे में नहीं बताती। इसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को रिकॉर्ड की ओर मोड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के पर्वतीय दशकों में राजस्व अभिलेख पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि पहाड़ी लोगों को पहाड़ी क्यों कहा जाता है। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते हैं। अब पहाड़ी लोगों को पहाड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि वो कह रहे हैं जो पहाड़ियां हैं उसके इर्द गिर्द रहा गए। वे जंगल की उपज को अपनी गुजर बसर करते थे। कह रहे जो आपकी जंगल की उपज है, उपज मतलब जो भी वहां उत्पन्न हो रहा है, कंदमूल, फल, उसी पर वो आपके डिपेंडेंट थे, उसी से अपना खाना चलाते थे। झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे हिस्से में झाड़ियों को काटकर, घास फूस को जलाकर, जमीन साफ कर राख को पोटास में उपजाऊ बनाते थे। पहाड़ी के लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार, बाजरा उगाते थे। वे अपने कुदालों से जमीन पे थोड़ा खुरसते थे और कुछ वर्षों तक सफाई की गई जमीन और कुछ वर्षों में आपकी परती छोड़ दी जाती थी। कुछ वर्ष तक उसे काम के एक दो बार फसल ली, फिर उसको खाली छोड़ दिया, जिससे कि जमीन में खुदाई और उर्वरक से फिर उत्पन्न हो सके। तो मेन क्या कारण था कि भैया कुछ ना कुछ उसमें मिले, कुछ ना कुछ उसमें उत्पन्न हो। हल और कुदाड़े के विकास से उन्होंने ऐसा कार्य शुरू किया, जिसको आप देख सकते हैं। उन जंगलों से पहाड़ियां लोग खाने के लिए महुए के फूल इकट्ठा करते थे। जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, जो पहाड़ियों पर आपके महुआ एक बीज होता है और उससे ही आपका तेल भी निकलता है महुए का, इकट्ठा करते थे बेचने के लिए। रेशम के कोको और राल और काठ कोयला बनाने वाली लकड़ियां इकट्ठा करते थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती जमीन पर घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी और वो आपका पशुओं के लिए चारा बन जाती थी। तो आप देख रहे हैं कोका, रेशम की जो कीट निकलता है उसको कोया बोलते हैं, और राल होती है। इन सब चीजों के माध्यम से ही वो अपना गुजर बसर कर पाते थे। अब देखिए ये दृश्य है राजमहल की पहाड़ियों पर।
लोगों को रहने का, कि वो लोग रह कैसे रहे थे राजमहल की जो पहाड़ियां उनके आसपास। देख लिया। चित्र है राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र है, जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा आपका चित्रित किया गया, उन्होंने बनाया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार थे जो कैप्टन कुक के साथ, कौन थे? कैप्टन कुक के साथ प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा 1772 से लेकर 75 के दौरान क्षेत्र में की थी। वहां से वो भारत आए 1781। भागलपुर, भागलपुर मतलब होता है बिहार, भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्वींस का मित्र बन गए और क्वींस बेल्ट ने निमंत्रण पर हॉजेस को 1782 के साथ जंगल महलों का भ्रमण पर गए। हॉजेस ने कई एक्टिविटियां तैयार की। अनेक समय के चित्र को तरह होजेज ने बड़ी सुंदर और स्मरणीय खोज की। उसी समय चित्रों दृश्य खोजाकार सूक्ष्मवाद और विचारधारा से प्रसिद्ध है। इस विचार से प्रकृति की पूजा की जाती थी, उनकी सौंदर्य और शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकारों को महसूस किया और प्रकृति के संकल्प के लिए आवश्यक था कि इन पर सब आए और ग्रामीण प्रकृति और आधुनिक कृत्रिम सभ्यता दूषित ना हो, इकट्ठा किया जा सके। इन सब को आपका देख लिया। ठीक, राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया, सतपताल भूखंड निरीस, और जबकि विधिपूर्ण ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ सुंदरतम आपका दर्शन हो। औपनिवेशिक अधिकार जिन भूदृश्यों को भगाकर उपद्रवीय जंगली लोग निवास मानते थे, वे होज में चित्रकारी मोहक और स्मरणीय दिखाई दी। इसे आप देख सकते। और विलियम होजे द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियां, ऊंची चोटियां को देख सकते हैं। यहाँ वास्तव में 2000 फुट की ऊंची नहीं है। खड़ी हुई दूर पहिया होज की दुर्गमता आपका दिखाती है। ये देखिए कितना सुंदर और लौकिक चित्र वहां बनाया है उन्होंने। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्यान्न बटोरने वालों, कांट कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले पहाड़ी लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी कि वे इमली के पेड़ों के बीच में अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। सोचिए, जो इमली के पेड़ हैं उन पर, और वे आम के पेड़ों को छां के में आराम करते थे। पूरे प्रदेश में अपनी निजी भूमि मानते थे और पहचान और जीवन का आधार थी। वे भारी लोग के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उन्हें मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटान देते थे और अन्य जनजातियां और तमाम मैदानी के साथ लड़ाई छेड़ने पर अपनी जातियों का नेतृत्व करते थे, अलग अलग। ठीक, उसी आधार पर वो आपका चलते। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ी लोग बराबर मैदान में आक्रमण करते थे और जिन किसानों का एक स्थान बस कर अपनी खेती बाड़ी किया, पहाड़ी द्वारा आक्रमण ज्यादातर अपने आप विशेष रूप से अभाव और अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदाय अपनी ताकत दिखलाने के लिए भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण भाई लोगों के साथ राजनीतिक संबंध के लिए भी किए जाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं की नियमित रूप से खिराज देकर उन्हें शांति खरीदनी पड़ती थी।
इस प्रकार व्यापारी लोग इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करते थे और करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कुछ पथकर दिए जाते थे। पथकर यानी कि रास्ते का कर जो है उसको पथकर कहा गया। पथकर पहाड़ी मुखियाओं को मिल जाता था और वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और आश्वासन देते थे कि कोई भी उनका माल नहीं लूटेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती थी और जो आपका ट्रेड है, ऐसे ही आपका जो ट्रेड है वो आपका चलता था और वो ट्रेड आप तक पहुंचता था। इस तरह के रास्ते चुने। इस प्रकार कुछ लेकर भी दी गई शांति संधियां लंबे समय तक नहीं चली। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग की गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र में सीमाएं आक्रामक रीति रिवाज पूर्व में आपका बढ़ गई। अंग्रेजों ने जंगल की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया। जमींदार और जोतकार ने अपनी पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के साथ स्थायी कृषि के विस्तार आवश्यक थी क्योंकि राजस्व के स्रोत में वृद्धि हो सके, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी और सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगल को उजड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य और बाप के बर्बर और क्रूर समझते थे। जंगल के लोग कैसे हैं? असभ्य हैं, बर्बर हैं, उपद्रवी हैं और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन के लिए उन्हें कठिन था कि ऐसों पर शासन करना बड़ा कठिन है, बड़ा टफ है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जंगल को सफाया करके ही स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी। जंगल के लोगों को पालतू व आपका सभ्य बनाना होगा, शिकार का काम छुड़वाना होगा, खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। अब जो वो नहीं करना चाह रहे हैं, अंग्रेज उनके विपरीत ही सब कुछ उनसे कराएंगे। ज्यों ज्यों ही स्थायी कृषि का विस्तार हो गया, जंगल और चारगाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोग स्थायी खेती के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले ही अधिक नियमित रूप से बस गए और हमले बोलने लगे और ग्राम वासियों से अनाज और पशु का छीन पट कर लिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर पहाड़ियों पर काबू भसकर कोशिश की और एक आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को निर्मूल कर देने पर क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस ईस्टलैंड ने शांति स्थापित करने के लिए नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़ी मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया गया और बदले में अपनी आमदनी का चालान चलन कठिन करने की जिम्मेदारी ले ली। उससे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों की व्यवस्था बनाए रखने और अपने लोगों के अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत पहाड़ी मुखियों ने भत्ता लेने से मना कर दिया, जिनसे उन्हें स्वीकार किया कि वे अधिकांश अपने समुदाय पर सत्ता खो बैठेंगे। औपनिवेशिक सरकार ने वेतन भोगी बना जाने से अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया मानना या देखा जाने लगा। तो अब उन्होंने क्या कहा, हम कहा भाई इसको खाली कराओ, और खाली कराओगे तो आप आपके तरीके बताए, और तरीके बताए तो कलेक्ट्रेट ने ला दिया भाई हाँ के मुखिया को कुछ एक वेतन भत्ता दे दो और कहो तुम अपने क्षेत्र के लोगों को अपने आप उनको मेंटेन करो, उनको देखो, और इस तरीके से उनको मैनेज करने की कोशिश की। क्या हो जाए, ये मैनेज हो जाए। क्लियर है? ठीक, चलिए तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने देखा कि कैसे वो झूम खेती की तरफ या फिर जो लोग राजमहल की पहाड़ी में जो जनजातीय लोग जंगल में निवास करते थे, अंग्रेज उनको कैसे डिस्टर्ब करेंगे, किस पॉलिसी के तहत लोगों का विरोध क्या होगा, इसको हम लोग शेष नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।